स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोगों का जो मुद्दा चल रहा था वो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रपति से संबंधित मैंने सारी बातों को बताते हुए उसकी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित स्पेशल विधायी शक्ति पे हमने बातचीत किया था और विधायी शक्ति को हमने पूरी तौर तरीके से कंप्लीट किया था इसके पहले वाली वीडियो तक। आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाला हूं वो राष्ट्रपति की शक्तियों में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित मुद्दों पे सारी बातचीत करने वाला हूं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। हमारा जो टॉपिक है वो है आज का राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों से संबंधित मुद्दों पे अगर गौर किया जाए तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत कई पहलुओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी समझा जाता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में ज्यादातर अनुच्छेद 72 को ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उस न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने तमाम सारे कर्तव्यों का निर्वहन संविधान के अनुसार समुचित रूप से करने की कोशिश करता है। उन सारी बिंदुओं पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। अगर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को एक नजर देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति उसके अंतर्गत कई सारे पहलू को समाहित किया जाता है, जिसमें मैंने पहला लिखा है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुख्य जज की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करने का जो अधिकार राष्ट्रपति रखता है वो अपनी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही रखता है। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 जब हम पढ़ाएंगे स्पेशल सुप्रीम कोर्ट तो वहां मैं इसको पूरी तरह से डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में जो उच्च न्यायालय यानी राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके मुख्य जज को और साथ ही साथ अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के ही अंतर्गत दिया गया है। जब मैं स्पेशल आपको अनुच्छेद 214 पढ़ाऊंगा, 215 बताऊंगा, 217 बताऊंगा तो वहां स्पेशल मैं इससे संबंधित मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ। आज मैं न्यायिक शक्ति को जो एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके बीच में वो दो मुद्दों को करूंगा, एक संविधान का अनुच्छेद 143 और एक संविधान का अनुच्छेद 72। ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से ही ताल्लुकात रखता है। संविधान का अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति को परामर्शदात्री शक्ति रखता है, परामर्श लेने की शक्ति देता है और 72 को देखा जाए तो ये क्षमादान की शक्ति की बात करता है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को नियुक्त करने की ताकत रख रहा है। राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की ताकत रख रहा है। राष्ट्रपति को देखा जाए तो अपनी न्यायिक शक्ति का ही प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 का प्रयोग करने की ताकत रखता है। इसमें से हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो संबंधित मुद्दे हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि न्यायपालिका पढ़ते समय पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशल जिस मुद्दे को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो संविधान के अनुच्छेद 72 और संविधान का अनुच्छेद 143 है। इन दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ने की यहाँ कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 को अगर एक नजर देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति की ये बात करता है। परामर्शदात्री का मतलब ये होता है परामर्श लेने की ये बात कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है उसके समक्ष वो देश की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख आदमी होता है। सारे देश के जितने सारे संधि समझौते या अंतरराष्ट्रीय स्तर के संधि समझौते होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष कई बार ऐसी संवैधानिक स्थिति को अगर देखा जाए या संवैधानिक पहलू को देखा जाए तो ऐसे कई सारे मुद्दे राष्ट्रपति के समक्ष आ जाते हैं जहां राष्ट्रपति को सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। अब राष्ट्रपति को अगर सलाह लेने की जरूरत पड़ रही है तो ये बात तो सीधे सीधे साबित होगा कि राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है। कानूनी प्रक्रिया को अगर ध्यान में रखा जाए, संवैधानिक विधियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो संविधान को जो पढ़ने समझने और समझाने की ताकत रखता है देश में वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च अदालत से परामर्श लेने की बात करता है, उसको शक्ति दी गई।
अब राष्ट्रपति सर्वोच्च अदालत से शक्ति परामर्श लेगा, तो इसको भी अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 143 को, तो इसको दो पहलू में करके अगर हम लोग समझेंगे तो शायद इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। संविधान का जो अनुच्छेद 143, इसको दो पार्ट में हम लोग करके पढ़ेंगे। एक संविधान का अनुच्छेद 143 एक क्या कहता है, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 143 दो क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि अगर कोई तथ्य हो या कोई कानून हो या कोई संविधान से जुड़ी हुई कोई मुद्दा हो, इस पे राष्ट्रपति चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। संविधान का अनुच्छेद 143 की एक क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास जो न्यायिक शक्ति, उस न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति से किसी तथ्य पर, किसी मुद्दे पर या किसी कानून से संबंधित बातों पर या संविधान से जुड़ी हुई किसी बातों पर चाहेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ऐसी बात भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दिया गया है। अब वो किसी तथ्य, किसी कानून या किसी संविधान से जुड़ी अगर मुद्दों पे वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने जाता है, तो यहाँ दो बात हम लोगों को समझना है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन मांगने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो राष्ट्रपति किसी तथ्य, कानून या संविधान से जुड़ी मुद्दों पे वो सलाह मांग सकता है, लेकिन मांगने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी बात इसका यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। यानी संविधान का अनुच्छेद 143 एक यही कह रहा है कि अगर कोई तथ्य है, कोई मुद्दा है या कोई कानून से संबंधित बातें हैं या संविधान से जुड़ी हुई कोई बातें हैं, अगर इस पे राष्ट्रपति को सलाह लेना बहुत जरूरी महसूस हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से चाहेगा तो सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को चाहे तो सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो ये दो बात आपको संविधान के अनुच्छेद 143 एक से समझना। वहीं पे अनुच्छेद 143 दो ये कहता है कि अगर मान लीजिए 1950 से पहले की कोई संधि समझौता किया गया, 1950 से पहले कोई संधि समझौता किया गया हो और ऐसा कोई मुद्दा राष्ट्रपति के समक्ष आ जाता है जहां राष्ट्रपति की समझ काम नहीं कर रही है, ऐसे मुद्दों पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ऐसे मुद्दों पे कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। अगर 1950 से पहले की कोई संधि समझौता है जहां राष्ट्रपति को समझ से परे हो जा रहा है, राष्ट्रपति को वहां परामर्श की आवश्यकता पड़ रही है, तो राष्ट्रपति की मर्जी, अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति ने मांग लिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देने के लिए बाध्य होगा। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे सलाह देगा कि राष्ट्रपति को वहां क्या करना चाहिए। यहाँ एक बात और हम लोगों को समझना है, जो सलाह मांगने की बात हो रही है और जो सलाह देने की बात हो रही है, यहाँ मैंने बताया कि सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है और फिर मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति उसको माने, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको परामर्शदात्री शक्ति के अंतर्गत आपको याद रखना है। और जितनी सारी हम लोग बात पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक बार नहीं बार बार कहा है कि जितनी सारी कामकाज अभी तक मैंने पढ़ाया वो सारे कामकाज करने के लिए राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती है, बल्कि वो मंत्री परिषद से सलाह लेता है। मंत्री परिषद से सलाह वो कहाँ नहीं लेगा, जब ये बात आएगा तो मैं स्पेशल उस पर अभी लास्ट में जो टॉपिक मैं चलाऊंगा वहां मैं स्पेशल आपको बताऊंगा, तो हर जगह कहीं कहीं नहीं कह पाऊंगा। तो आप तो भी इस बात को समझिएगा कि राष्ट्रपति अपने गद्दी पे बैठ करके चाहे जितनी सारी काम कर रहा है, उन समस्त कार्यों को करने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बगैर वो काम नहीं कर सकता। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह न ले, जरूरी हो सकता है, तो वो मुद्दे मैं स्पेशल राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्ति पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। यहाँ देखना जो हम लोगों का राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति के बारे में, तो आपको क्या याद रखना, दो बातें याद रखना है।
143(1) और 143(2). 143(1) क्या कह रहा है कि कोई तथ्य हो, कोई कानून हो या संविधान से जुड़ी मुद्दा हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, कोई बाध्यकारी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को सलाह दे, ये कोई बाध्यकारी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति मान ही ले, ये कोई बाध्यकारी बात नहीं है। वहीं पे मैंने आपको बताया 143(2) की जो बात बताई, यहाँ ये कहा गया है कि अगर 1950 के पहले किसी देश या किसी से संधि समझौता की बात हुआ हो और ऐसी संवेदनशील मुद्दा राष्ट्रपति के समक्ष आ जा रहा है जहां राष्ट्रपति उस बात को नहीं समझ पा रहा, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। लेकिन अगर 1950 के बाद पहले की हुई संधि समझौते पे अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बाध्यकारी कर दिया गया है। ये बात मैंने आपको अनुच्छेद 143 से संबंधित बताया। इतनी सारी बात आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 72 जो न्यायिक शक्ति के ही अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है और इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया गया। तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है, अगर इसको देखा जाए एक नजर, तो क्षमादान की शक्ति के बारे में हम लोगों को क्या क्या देखना है, उन सारी पहलुओं पे मैं बात करता हूँ। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, यह प्रावधान जो है स्पेशल हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से इस बात को लिया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस देश से लिया गया, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से ये लिया गया। इसके अलावा देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होगा ये भी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। जब तक मैं राष्ट्रपति की स्वयं विवेक टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ तब तक जितनी सारी बात मैंने बताया, सारी बातें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना जरूरी है। ये बात आपको याद रखना। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित जो बात है, इसके लिए भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। और तीसरी बात मैंने ये लिखा है कि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के क्षमादान पर जेआर किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की जो प्रावधान है, जेआर और जेए जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन, मैं स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा। जब न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो वहां मैं स्पेशल इस पे बातचीत करूंगा। तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान पे यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का बात यहाँ किया गया है, पुनर्विचार यहाँ किया जा सकता है। तो चौथी बात राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित आपको ये याद रखना है। पहले तो मैंने ये बताया कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही क्षमादान की शक्ति की पावर रखता है और इसके राष्ट्रपति के क्षमादान पे न्यायालय जो है इस पे जेआर किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना। फिर हमको ये देखना है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो किन किन मुद्दों पे क्षमादान की शक्ति रखता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति जो है वो 3 मुद्दों पे क्षमादान की शक्ति रखता है। 3 मुद्दे ऐसे आएंगे उसके सामने जहां राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है अपनी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 का पालन करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह से। वो 3 मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं? पहले तो मैंने ये लिखा है कि संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड। इसका मतलब ये हुआ कि देश में संघीय मतलब केंद्र यहाँ कह सकते हैं और विधि मतलब कानून, यानी केंद्र का जो कानून है उसके विरुद्ध अगर किसी को अपराध दिया गया, उसके विरुद्ध कोई काम कर रहा है, अपराध कर रहा है और उस पर अगर दंड दिया गया है तो वो न्यायिक, वो क्षमादान शक्ति के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्थापिका चलती है वो केंद्र में भी चलती है और राज्य में भी चलती है। केंद्र की जो होती है व्यवस्थापिका उसको हम लोग संघीय व्यवस्थापिका कहते हैं और राज्य में जो होती है उसको हम लोग राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं। जो संघीय व्यवस्थापिका होती है उसको आमतौर के भाषा में हम लोग संसद के नाम से जानते हैं और जो राज्यों में व्यवस्थापिका होती है उसको आमतौर पर हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं। ये संसद और राज्य विधानमंडल का काम क्या होता है? स्पेशल कानून बनाने का काम होता है, यानी कानून का खाका तैयार करते हैं, विधेयक तैयार करते हैं। और जब इनके बनाए गए विधेयक या कानून के खाके पे जब कार्यपालिका का प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जब अपना सहमति दे देता है, समर्थन दे देता है, एक्सेप्टेड कर लेता है, सिग्नेचर कर देता है, तो उनकी बनाई गई कानून की जो खाका होती है वो कानून का रूप धारण कर लेती है। अगर राष्ट्रपति ने सहमति देगा तो पूरे देश के लिए कानून होगा, राज्यपाल अगर सहमति देता है तो उस राज्य के लिए कानून का काम करता है। लेकिन यहाँ समझना यह है कि जो संघीय व्यवस्थापिका होती है, यहाँ मैंने राज्य की बात नहीं लिखा है, वो संघीय व्यवस्थापिका किन किन मुद्दों पे कानून बनाने की ताकत रखती है।
तो हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ते समय जब पढ़ेंगे वहां पे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय ऐसे हम लोग देखेंगे। जो संघीय सूची होती है, जो संघीय सूची होती है और जो समवर्ती सूची होती है, इस पे कानून बनाने की ताकत किसके पास होती है? संसद के पास होती है। जो राज्य सूची के विषय होते हैं और समवर्ती सूची के विषय, इस पे कानून बनाने की ताकत राज्य सरकार के पास होती है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय में अगर कानून अवरुद्ध हो जाता है, संघ राज्य के बीच अगर मतभेद हो जाती है, तो केंद्र सरकार के ही कानून को सर्वमान्य दिया जाता है। अब यहाँ समझना ये है कि जो संघीय विधि है, जो संसद है, वो संसद अगर कोई कानून बनाती है और उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति अपराध कर रहा है, और उसको अगर दंड दे दिया गया तो इस प्रकार मिले हुए दंड पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये बात आपको याद रखना। तो राष्ट्रपति को 3 मुद्दों पे क्षमादान की शक्ति रखता है। पहला आपको ये जानना है कि अगर केंद्र सरकार के कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, अपराध कर रहा है, और उसको अपराध की श्रेणी में रख करके अगर दंड दे दिया गया न्यायालय द्वारा, तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके क्षमा कर सकता। दूसरा मैंने लिखा है कि सैन्य न्यायालय से दंड, जो मैंने लिखा है यानी कोर्ट मार्शल की जो बात होती है, अगर सैन्य न्यायालय से कोई दंड मिलता है, इसको भी राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के अंतर्गत पावर रखता है, क्षमादान कर सकता है। और तीसरा मैंने लिखा है दंड का जो स्वरूप है, अगर वो मृत्यु दंड दे दिया गया हो तब राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी कि 3 मुद्दों पे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है। पहला सिचुएशन कब क्रिएट होगा तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है जब कोई भी व्यक्ति जब केंद्र सरकार के बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है और अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसको दंड दे दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान की शक्ति का प्रयोग वहां कर सकता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर किसी सैन्य अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दिया जा रहा है, वो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के दायरे में रखा जाएगा। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है, वो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के दायरे में रखा जाएगा। अब राष्ट्रपति इन 3 तरह के मुद्दों पे तो वो क्षमादान कर सकता है, लेकिन क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति रखता है, उसके पास कितने प्रकार के ऐसे पावर हैं क्षमादान में जिनका प्रयोग करके वो व्यक्ति को क्षमा कर सकता। तो राष्ट्रपति के पास याद रखिएगा 5 प्रकार के ऐसे समझिए अस्त्र शस्त्र हैं जिनका प्रयोग करके वो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रख सकता। पहला अस्त्र शस्त्र यह है कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दे, दूसरा यह है कि लघुकरण कर दे, तीसरा यह है परिहार कर दे, चौथा विराम लिखा, और 5वां प्रतिलंबन होता है। ये क्या होते हैं अभी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। इसको मैं पूरी बातों को डिटेल में बताऊंगा कि पूर्णतः क्षमा क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विराम क्या होता है और प्रतिलंबन क्या होता है, जहां राष्ट्रपति अपना क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो इतनी सारी जितनी मैंने बातें बताई, इतनी सारी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति के पास जो 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति हैं, इन 5 प्रकार के क्षमादान शक्ति को मैं एक्सप्लेन करता हूं। और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल दोनों के पास क्षमादान शक्ति होता है, तो दोनों अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग करने में दोनों क्षमादान शक्ति में बराबरी नजर आते हैं, या कुछ मुद्दों पे राष्ट्रपति सर्वोच्च दिखाई देता है और राज्यपाल सर्वोच्च नहीं दिखाई देता है। उन सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए उन मुद्दों पे भी मैं आपसे बातचीत करता हूँ। इतनी सारी बातों का आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसमें पहला जो हम लोग देखते हैं वो है पूर्णतः क्षमा की शक्ति। पूर्णतः क्षमा का क्या मतलब होता है, जरा इसको समझा जाए। मान लीजिए राष्ट्रपति के समक्ष ऐसा केस जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचना से ही संबंधित ऐसा मामला जाता है जहां पर किसी व्यक्ति को सजा मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति ऐसे केस में क्या कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उस दंड को वो चाहे तो पूर्ण रूप से उस दंड को हटा सकता है, यानी पूर्ण रूप से दंड से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। और व्यक्ति फिर उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से वो दंड जो अपराध न करने से पहले जिस तरह से व्यक्ति था। यानी कि दंड को पूर्णतः क्या कर सकता है राष्ट्रपति, पूर्णतः क्षमा का मतलब ये होता है दंड को पूर्ण रूप से हटा देगा और व्यक्ति जो होगा वो उस स्थिति में आ जाएगा जैसा कि वह अपराध ना किया हो। यानी कि जब वो अपराध नहीं किया था उस स्थिति में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराध कर दिया और राष्ट्रपति उसको पूर्णतः क्षमा शक्ति का प्रयोग कर दिया,
तो वो व्यक्ति जो होगा, अपराध करने वाला जो व्यक्ति होगा, जिसको अदालत के द्वारा दंड मिला है, उस व्यक्ति को जैसे राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमा का प्रयोग करेगा, तो व्यक्ति अपराध न करने से पहले जिस तरह से था उस रूप में फिर से सुरक्षित जोन में वो आ जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी दंड मिलता है उस दंड का जो स्वरूप होता है, जो प्रकृति होती है स्वरूप, उस स्वरूप को बदल करके क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। स्वरूप को बदल के कम करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अदालत ने ये सजा दिया है, मृत्यु दंड का सजा दे दिया, तो राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह लेते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए उसके मृत्यु दंड का लघुकरण कर देगा। लघुकरण करने का मतलब ये हुआ कि मृत्यु दंड को क्या करेगा, कठोर कारावास में बदल देगा, यानी कि उसके सजा का जो स्वरूप है, जो उसके सजा की जो प्रकृति है, जो उसकी सजा की ढांचा है, उसी को बदलने की ताकत राष्ट्रपति रखता है। यानी कि अदालत उसको दिया है मृत्यु दंड का सजा, उसको बदल देगा और बदल के क्या कर सकता है, कठोर कारावास में, आगे चल के उसे सामान्य कारावास में भी बदला जा सकता है, ऐसा भी व्यवस्था है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा है परिहार। परिहार का मतलब ये होता है कि जो दंड मिला है किसी व्यक्ति को, उसके दंड की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। याद रखिएगा, दंड की जो प्रकृति होगी, जो स्वरूप होगा, यहाँ पे स्वरूप बदल दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं बदलता है। अगर मात्रा नहीं बदलता है, यहाँ पे दंड का जो मात्रा होगा उसको बदल दिया जाता है, लेकिन स्वरूप जो होगा, प्रकृति जो होगी, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए अदालत ने 5 वर्ष का या 10 वर्ष का सजा सुनाया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति परिहार जो है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति उसके 10 वर्ष की सजा को कम करके 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष ऐसा कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को जितने साल की सजा मिली है उसके सजा को कम कर देना परिहार कहलाता है। और किसी व्यक्ति को अगर सजा दे दिया गया है तो उसके सजा के रूप को बदल देना, मान लीजिए मृत्यु दंड दे दिया गया, उसके रूप को ही बदल दिया जा रहा, कठोर कारावास कर दिया गया, इस तरह की अगर काम करेगा तो वो लघुकरण कहलाएगा। और पूर्णतः क्षमा में मैंने बताया कि उसको मुक्त कर दिया जाएगा, जैसा कि लगेगा वो व्यक्ति अपराध नहीं किया है, इस जोन में चला जाएगा। तीनों बातों को आपको याद रखना है। पूर्णतः क्षमा, लघुकरण में क्या हो रहा, दंड के स्वरूप बदल रहे हैं। अगर मृत्यु दंड है कठोर कारावास में हो गया। परिहार में मैंने बताया दंड की मात्रा में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर 5 वर्ष के किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है तो राष्ट्रपति उसको बदल के 2 वर्ष का कठोर कारावास कर देगा। याद रखिएगा, यहाँ प्रकृति नहीं बदलती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ भी मैंने लिखा 5 वर्ष की कठोर कारावास, यहाँ लिखा कठोर कारावास, तो 2 वर्ष की भी क्या करेगा, कठोर कारावास ही करेगा। ये नहीं है, मात्रा तो बदल रहा, 5 साल से घटा के 2 साल कर दिया, लेकिन कठोर कारावास था तो कठोर ही कारावास रहेगा, उसको सामान्य कारावास नहीं करेगा। यानी कि जो प्रकृति होगी वो नहीं बदलेगा, जो मात्रा होगा वो बदल जाएगा। मात्रा मतलब समय बदल जाएगा, लेकिन जो जिस रूप में उसको सजा दिया गया उसी रूप में वो अपने सजा को काटेगा, वो रूप नहीं बदलने वाला है। ये बात आपको परिहार में याद रखना। फिर चौथा देखते हैं हम लोग विराम। विराम का क्या मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए दंड मिला है तो उसके दंड की जो मात्रा होगी, मात्रा मतलब कितने साल का, 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, उस मात्रा को कम कर सकता है राष्ट्रपति। कम करके अगर 10 साल का है तो 6 साल 8 साल कर देगा, यानी कि दंड की मात्रा में परिवर्तन कर देगा। 10 वर्ष को 6 वर्ष कर सकता है। या दूसरा पावर उसके पास ये भी है कि दंड का जो प्रकृति होगी, यानी कठोर है तो उसको सामान्य कर सकता है, तो दंड की जो प्रकृति होगी उसमें भी परिवर्तन कर देगा, यानी कठोर है तो उसको क्या करेगा, सामान्य कर देगा। यानी विराम में राष्ट्रपति क्या कर रहा, मात्रा में भी परिवर्तन कर सकता है, और कहेंगे उसके स्वरूप में भी, उसके प्रकृति में भी क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। मात्रा में परिवर्तन मतलब समय अगर 20 साल का है तो घटा के 4 साल कर देगा, और स्वरूप में अगर कठोर है तो उसको कम करके आसान कर देगा, आसान कारावास कर देगा, सामान्य कारावास कर देगा। ये विराम पावर जो है राष्ट्रपति का। लेकिन ये जो मुद्दा है ये हर जगह लागू नहीं होता है, ये सामान्यतः बहुत संवेदनशील मुद्दों में देखा जाता है।
जब राजीव गांधी सरकार की हत्या हुआ था तो उस हत्या होने पे जो हत्या जो किया गया था उस मामले में देखा जाए तो राष्ट्रपति विराम का प्रयोग किया था। यानी कि बहुत संवेदनशील जब मुद्दे देश में बहुत संवेदनशील जब आ जाते हैं मुद्दे, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है हमारे देश में, तब राष्ट्रपति इस विराम का प्रयोग करता है। आमतौर पे इसका प्रयोग सामान्यतः राष्ट्रपति नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना। और पांचवा जो मैंने लिखा वो है प्रतिलंबन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल गया है या मान लीजिए किसी व्यक्ति को अन्य दंड कोई दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो कुछ दिनों के लिए क्या करेगा, उसके मृत्यु दंड को या अन्य दंड को निलंबित कर देगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कुछ दिनों के लिए टाल देगा, कुछ दिनों के लिए उसके सजा को टाल सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिलंबन। यानी कि राष्ट्रपति के जो 5 शक्ति है, पूर्णता, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, ये मैंने पूरी आसानी के साथ आपको उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश किया और मुझे आशा भी है कि आप इस बात को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अब हम बताते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम में अक्सर प्रीलिम्स में सवाल उठाए ही गए हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में। पहली बात तो आपको आमतौर पे ये जानना है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल के पास किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा अनुच्छेद 161 में। दूसरी अंतर आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पे कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है और उसको सजा दे दिया जाता है, तब राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। राज्यपाल के बारे में अगर देखना आपको, तो कोई व्यक्ति अगर राज्य सूची के विषयों को और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित कानून का उल्लंघन करता है और उसको दंड मिलता है, तो राज्यपाल उसको माफ कर सकता है। यानी कि केंद्र सरकार यानी संघ सूची जो संसद काम करती है और समवर्ती सूची भी संसद यहाँ काम करती है, तो अगर संसद के द्वारा बनाए गए संघ सूची समवर्ती सूची के कानून का उल्लंघन कोई करता है तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और अगर कोई राज्य सरकार यानी कि राज्य विधानमंडल के बनाए गए कानून जहाँ राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित अगर कानून है उसका कोई उल्लंघन करता, अपराध करता, दंड मिल जाता है, तो राज्यपाल उसको क्षमा करने की ताकत रखता है। पहला अंतर आपको जानना है कि ये 72 में है, 161 में राज्यपाल का। दूसरा अंतर, ये संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों संबंधित कानून का उल्लंघन पे करेगा, राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों संबंधित कानून का उल्लंघन करने पे करेगा। तीसरा अंतर आपको ये जानना है कि राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार का जो है यानी पूर्णता, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, ये 5 को क्षमा करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति रखता है। लेकिन राज्यपाल जो है वो केवल 4 ही क्षमा शक्ति रखता है। जो पूर्णतः क्षमा की बात है, ये पूर्णतः क्षमा राज्यपाल को नहीं दिया गया। यानी राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करके उसको पहले निर्दोष अवस्था में नहीं ले जा सकता है, ये अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। फिर इसके अलावा अगर अंतर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास जो है वो मृत्यु दंड को चाहे तो क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ये राज्यपाल का और राष्ट्रपति का अंतर। एक बात और यहाँ आपको याद रखना है, राज्यपाल जो है वो राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पे तो क्षमा करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्य सूची के विषय का उल्लंघन किया है और उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मिल गई, तो यहाँ राज्यपाल कतई मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य सूची के विषय पे से संबंधित मुद्दों पे अगर मृत्यु दंड का सजा दिया गया है तो राज्यपाल वहां कतई नहीं माफ कर सकता है, भले ही वो राज्य सूची का विषय हो, वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे अपनी कार्रवाई करने की ताकत रखता है। यानी कि अगली बात आपको जानना है, मृत्यु दंड राष्ट्रपति क्षमा कर देगा, राज्यपाल नहीं करेगा, भले ही राज्य सूची से संबंधित मुद्दों पे मृत्यु दंड क्यों न दिया गया हो, लेकिन राज्यपाल का पावर नहीं होगा, वो राष्ट्रपति के पास ही पावर है।
इसके अलावा देखा जाए तो जो कोर्ट मार्शल होता है, सैन्य अदालत के द्वारा अगर कोई मामला आता है, सैन्य अदालत से संबंध रखने वाले अगर कोई मामले आते हैं, उस पे केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमा करने की ताकत रखता है। सैन्य अदालत से संबंधित मामलों को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। ये बात आपको अंतर में याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास जो ये क्षमा दान करने की शक्ति है, ये सीधे सीधे राष्ट्रपति को संविधान ने दिया है, लेकिन राज्यपाल को जो ये पावर क्षमादान करने की शक्ति है वो संविधान ने नहीं दिया है, बल्कि आईपीसी की धारा 432 और धारा 433 यानी कि इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 400 आपको याद रखना 32 और 433 के अकॉर्डिंग राज्यपाल को क्षमादान शक्ति का प्रयोग करने की ताकत दिया गया। इतनी सारी जो बातें हैं अंतर के रूप में राष्ट्रपति और राज्यपाल से, इसके अलावा भी कुछ अंतर माइनर दिखे रहते हैं जो सिमिलर मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन ये विशेष करके अंतर आपको याद रखना है जो आपके परीक्षाओं से ताल्लुकात रखते हैं। बाकी मैं इस पे एक अलग से टॉपिक भी लेके आऊंगा जहां मैं स्पेशल सारी बातों पे बात करूंगा कि दोनों के समानार्थी कौन कौन है और दोनों से अंतर कौन कौन दिखाई देते हैं। आज की जो मेरी राष्ट्रपति की न्यायिक संबंधित शक्ति थी उसको मैंने पूरी तौर तरीके से कंप्लीट किया। इतनी सारी जो बात है इसको भी आप चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इन सारी मुद्दों का आप बहुत ही बेसब्री के साथ नोटबुक बनाते चलिएगा। आपके भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। और यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास रखिए, प्रीलिम्स का रखिए या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देते हो, वो ऊपर की जितनी सारी सवालें पूछे जाते हैं उन सारी मुद्दों को आप टॉपिक वाइज मैच कराते चलिएगा। संभवतः आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उन सवालों का जवाब हमारे क्लास में मिलेगा। तो क्लास को नियमित रूप से आप पूरी क्लास को देखते चलिएगा, नोटबुक साथ साथ बनाते चलिए और साथ ही साथ चैनल का सहयोग भी करते रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निरंतर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। मिलता हूं मैं इसके बाद अपनी अगली टॉपिक में जहां मैं राष्ट्रपति की शक्तियों से ही संबंधित मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा, और वो मुद्दा होगा राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति और उसकी राजनयिक शक्ति से संबंधित समस्त मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करता हूं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।